अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल जज एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कानून शहादत ऑर्डर की एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप को रिलेट करेंगे कानून शहादत ऑर्डर को वाइल योर एडवोकेसी। बिलफर्ज के अगर आप जो है अपीयर होते हैं किसी भी कोर्ट में, तो क्या आप किसी कानून शहादत ऑर्डर के किसी प्रोविज़न को कोट कर सकते हैं? एक केस आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा और उस केस के अंदर, उस केस सिनेरियो के अंदर जो जो कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल्स रिलेट होंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो इंटरव्यू में जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको आप किस तरीके से आंसर करेंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम मज़ीद जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये जो है रिसर्च बेस्ड लेक्चर है, तो कंप्लीट आपका फोकस होना चाहिए इस लेक्चर के अंदर और कोशिश कीजिएगा कि आप जो है अवॉइड करें अपनी कॉपी में नोट डाउन करने की। क्यों? क्योंकि जब आपका कलम चलता है तो आपका माइंड जो है वो 100% फोकस नहीं होता आपके लेक्चर की तरफ। आई नो कि आप इस लेक्चर से फ़ायदा भी उठा सकते हैं, आप इस लेक्चर से नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बेशक बनाएं आप, लेकिन फ़र्स्ट गो थ्रू में आप इस पूरे के पूरे लेक्चर को कंप्लीट सुने, उसके बाद फिर आप सेकेंडली जब इस लेक्चर को सुने तो फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे पास ऑर्डर 16 रूल 1 CPC प्रोवाइड करता है कि एविडेंस अलोंग विथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस, एविडेंस अलोंग विथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस। एप्लीकेशन अगर कोई मूव करे वाइल फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ फ्रेम होते हैं ऑर्डर 14 के तहत। अब अगर कोई भी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन को मूव करता है वाइल फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, तो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस जो है वो सेट असाइड होते हैं, उस पर ऑर्डर होता है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। लेकिन हमारे पास जब इश्यूज़ फ्रेम होते हैं तो अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आ जाए जो कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, तो उसको जज साहब किस तरीके से सेट असाइड करेंगे, उसको सेपरेटली डील किया जाएगा, क्योंकि वाइल फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ आप इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन को मूव कर ही नहीं सकते। जितनी भी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी मूव कहाँ होंगी, वो होंगी आपकी बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। अब एक जो है हमारे पास केस क्या है, केस ये है कि मिस्टर A, B, C ये तीनों ब्रदर्स हैं और मिस्टर D है। ये डिनाई करते हैं कि मिस्टर D जो है ये इनका सगा भाई नहीं है। किस लिए डिनाई करते हैं? इस वजह से, इस रीज़न की वजह से डिनाई करते हैं क्योंकि इनके फादर ने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। किसको गिफ्ट कर दी? मिस्टर D को। जब मिस्टर D को प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई तो जो फादर था उसने इस रीज़न की वजह से मिस्टर D को प्रॉपर्टी गिफ्ट की कि जाहिर सी बात है मेरे मरने के बाद जो है इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अब जो फादर था, ये जिस के साथ जो इसकी वाइफ थी, जिस टाइम पे बिलफर्ज हम डिवॉल्व कहाँ कर रहे हैं 2022 के अंदर। 2022 के अंदर या आप ले लें 2002 के अंदर इन दोनों की शादी होती है। शादी होने के साथ साथ वाइफ जो है वो एक बच्चा लेकर आती है इसके घर पे। ये फादर क्या करता है? ये फादर उस बच्चे को अपना नाम देता है, उसको वेल एजुकेशन देता है, वेल बीइंग देता है, और आगे चल के जब ये तीनों पैदा होते हैं, तीनों पैदा होने के बाद आगे चल के ये भी इसके बेटे हैं, ये भी अब इसका बेटा बन गया क्योंकि इस फादर ने इसको अपना नाम दे दिया। आया कि ये एडमिटेड फैक्ट है कि ये इसका सगा बेटा नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आ जाते हैं कहाँ पर, बिलफर्ज हम आ जाते हैं 2024 के अंदर। 2024 या 2030 के अंदर जब ये बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फादर की भी डेथ हो जाती है, तो ये कहते हैं कि भाई ये जो है हमारा सगा भाई नहीं है और इश्यूज़ ये फ्रेम किया जाए कि इस गिफ्ट डीड को ही कैंसिल कर दी जाए। अब आया कि गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकती है या नहीं। अब यहाँ पर एक एडवोकेट साहब क्या करते हैं, इनके जो एडवोकेट हैं वो ये करते हैं कि एप्लीकेशन देते हैं कि दिस केस मे बी ट्रीटेड विथ DNA एविडेंस। क्या देते हैं? दिस केस मे बी ट्रीटेड विथ DNA एविडेंस, कि इस शख्स का DNA कराया जाए।
डीएनए से पता चल जाएगा कि ये इसका सगा बेटा तो नहीं था। जब सगा बेटा नहीं था तो फादर ने किस तरीके से इसको एजुकेशन में, इसको सीएनआईसी में और अदर मटेरियल जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे इसको किस तरीके से नाम दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको इसकी तरफ डायरेक्शन दी कि इशू ये भी फ्रेम किया जाए कि एविडेंस में डीएनए को ट्रीट किया जाए, दिस केस में बी ट्रीटेड विथ डीएनए एस्पेक्ट। अब समन्स टू पर्सन टू अटेंड इन कोर्ट विथ कोस्ट। अब इन्होंने क्या कर दिया कि इन्हों के वकील साहब ने जो डीएनए को मैच करते हैं उनको भी बुलाया, उनको समन्स भी इशू कर दिए। समन्स इशू करने के बाद उनको फर्दर कोस्ट भी पे कर दी। अब यहाँ पर इन्होंने, इनका जो एडवोकेट थे, इनके एडवोकेट ने क्या किया, इनके एडवोकेट ने आर्टिकल 59 कानून शहादत ऑर्डर को कोट किया। किसको कोट किया? आर्टिकल 59। जो किस चीज़ से रिलेट करता है, जो रिलेट करता है आपके एक्सपर्ट ओपिनियन से। अब ज़रा हम गो थ्रू करते हैं आर्टिकल 59 को। तो आर्टिकल 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 को ज़रा हम पढ़ेंगे। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन और ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। अब इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? साइंस, फॉरेन लॉ एंड आर्ट। तो यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन में वकील साहब ने ये कह दिया कि भाई यहाँ पर जो है डीएनए भी तो साइंस से को रिलेट कर रहा है, जबकि डीएनए का स्पेसिफिक कोई भी प्रोविज़न नहीं है कानून शहादत ऑर्डर के अंदर। अब इसको आप किस तरीके से डील करेंगे? अच्छा भाई, अब आते हैं आगे। नोट, यहाँ पर जो हमारे पास मिस्टर डी का एडवोकेट था उसने कहा कि ये कह रहे हैं कि इस केस को ट्रीट किया जाए इस डीएनए एविडेंस, जो कि प्रेयर क्लास में मौजूद ही नहीं है। या तो आप इसकी प्लेंट को ही रिजेक्ट कर दें, क्योंकि प्रेयर क्लास के अंदर अगर कोई भी बात नहीं लिखी, प्लेंट के अंदर कोई भी बात नहीं लिखी, तो जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। रूल ऑफ प्लीडिंग सीपीसी की क्या कहती है कि आपने जो बात प्लेंट में लिखी है आप उस हद तक ही रहेंगे, उस हद तक ही महदूद रहेंगे, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, उससे एक भी बात ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे तो ये डिनाई कर रहे हैं कि ये हमारा भाई ही नहीं है और डीएनए भी लाया जाए इस शख्स का। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 क्या कहता है? ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट। बात रिलेशनशिप की आ रही है, जब बात रिलेशनशिप की आ रही है तो उसको किस तरीके से आप रेलेवेंट करेंगे, उस बात को आप किस तरीके से रेलेवेंट करेंगे। आर्टिकल 64 क्या कहता है? व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर। फिर क्या कह रहा है कि द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली और अदरवाइज। अब इनका फैमिली मेंबर कौन हो सकता है? इसका ब्रदर हो सकता है, जो इनका मामू है वो जो है सही तरीके से आंसर कर सकता है कोर्ट को असिस्ट कर सकता है कि ये उसका बेटा था या नहीं था। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? एज टू हैज़ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट। जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो उस रिलेशनशिप की, तभी हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, वो रेलेवेंट फैक्ट है। समझ में? उसके बाद फिर आ जाए आप किसकी तरफ? इलस्ट्रेशन बी की तरफ। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, लेजिटिमेट सन ऑफ बी। यहाँ लेजिटिमेटी की बात आ रही है। फिर आगे कह रहा है ए वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर ऑफ द फैमिली इज रेलेवेंट। यानी कि हमेशा से, शुरू से ही उसने उसको ट्रीट किया है एज द फैमिली मेंबर, एज द सन, तो वो रेलेवेंट फैक्ट है। और आया कि हकीकत में भी उसने हमेशा ही मिस्टर डी को एज अ सन ही ट्रीट किया है, तो ये क्या होगा? ये रेलेवेंट फैक्ट हो गया। फिर उसके बाद देखें, जो हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं, जब ये बच्चे थे 2004, 2005, 2006 के अंदर, ये कभी भी ये नहीं कह सकते थे कि ये हमारा सगा भाई है या हमारा सौतेला भाई है या हम सबका ये फादर है नहीं है। ये जो हमारे पास इनके बड़े होते हैं, यही
बेहतर जानते हैं कि उन बच्चों का सगा कौन है, निगाह कौन है। एक्चुअल में बच्चे खुद नहीं जानते। तो किस तरीके से ये बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा सगा भाई नहीं है? अगर ये कह रहे हैं कि हमारी मदर की पहले से एग्जिस्टेंस में पहले से एक मैरिज थी, तो उसका हस्बैंड कौन था, वो भी इन्होंने प्लेंट में नहीं जिक्र किया उसका। खैर, उसके बाद बट फ्रीक्वेंटली मेंबर नोस इफ़ यू विल अलो DNA विल फर्स्ट, अगर कोर्ट DNA को अलो कर भी दे, कोर्ट ने DNA को अलो कर ही दिया, तो यहाँ पर इसको क्या नुकसान होगा? इसके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स हैं, प्राइमरी के सर्टिफिकेट्स हैं, नादरा का जो CNIC है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उन सब में यानी कि वो सारे के सारे फिर झूठे हो गए। उन सब को फिर जो है दोबारा से डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि आखिर इसका बाप है कौन। अब यहाँ पर हम इलस्ट्रेशन आर्टिकल 46 को पढ़ते हैं। जब आप आर्टिकल 46 को ओपन करेंगे तो आर्टिकल 46 में क्या बात की गई है, ज़रा आप आर्टिकल 46 को ओपन करें। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन्स हु इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड इज़ रेलेवेंट फैक्ट, कि उस शख्स की स्टेटमेंट जो कि या तो मर चुका है या तो मिल ही नहीं रहा, और उसकी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी आर्टिकल 46 में बता दी। अब अगर हम आर्टिकल 46 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 46 की इलस्ट्रेशन के को ज़रा पढ़ें। आर्टिकल 46 के सब क्लास 5 में क्या बात कर रहा है? वेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ब्लड रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज एडॉप्शन बिटवीन पर्सन्स होम रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज और एडॉप्शन, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज एंड वेन द स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन इज डिस्प्यूट वाज रेज्ड। अब आए आप किसकी तरफ? इलस्ट्रेशन के की तरफ। इलस्ट्रेशन के क्या कह रही है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए हु इज डेड वाज द फादर ऑफ बी। ये बिल्कुल हु बहू रिलेट कर रही है इस केस के साथ। द स्टेटमेंट बाय ए दैट बी वाज हिज सन इज अ रेलेवेंट फैक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज हुआ कि उसने कब अपनी स्टेटमेंट दी कि वो उसका बेटा है, इसने कब अपनी स्टेटमेंट दी कि ये इसका बेटा है। ये स्कूल में गया होगा, अपने बच्चे की एडमिशन करवाई होगी, तब उसने स्टेटमेंट दी। जब उसका CNIC बनवाया तब उसकी स्टेटमेंट दी। जब उसका मैट्रिक सर्टिफिकेट इशू हुआ तब उसकी स्टेटमेंट थी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ये स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी। अब इसको आप जो है इररेलेवेंट कब करवाएंगे? कि वो जो शख्स डेड हो चुका है वो खुद ही कोर्ट में अपीयर हो, जो कि मौजूद नहीं है इस टाइम पे। वुड बी डिसप्रूव्ड व्हेन सच पर्सन विल कम, यानी कि इस केस को आप क्या करवाएंगे? डिसप्रूव करवाएंगे जब वो खुद से कोर्ट में अपीयर हो। अदरवाइज ये क्या है? ये रेलेवेंट फैक्ट है। उसके बाद स्पेशल नॉलेज, दे नो दैट सच पर्सन इज नॉट फ्रॉम देयर फादर। अब इनको स्पेशल नॉलेज है इस बात की कि ये शख्स इनके फादर से नहीं है। अब ये स्पेशल नॉलेज आई कहाँ से? ये इन्होंने बताया ही नहीं है। ये इन्होंने इस केस में जिक्र ही नहीं किया इस बात का कि ये इनका फादर, इस शख्स का फादर ये नहीं था। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम जिक्र करते हैं आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 को जब हम ओपन करेंगे, 119 इससे रिलेट करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेट करेगा आर्टिकल 119। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। यहाँ पे पर्टिकुलर फैक्ट की ही बात की जा रही है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट की जहाँ बात की जाएगी तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को कौन प्रूफ करेगा? The burden of proof as to any particular fact lies upon the person who wishes the court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on the particular person. यानी कि कोर्ट अगर अलो कर भी दे DNA, तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ तो डी पे आ जाएगा, इसको साबित करना पड़ेगा, DNA के लिए ये प्रेजेंट होगा। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ का आर्टिकल 119 क्या कहता है कि जो कोर्ट को विश करता है
कि वो जो है कोर्ट कंसिडर करे, कोर्ट क्या कंसिडर करे कि पर्टिकुलर फैक्ट हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इट्स एग्जिस्टेंस, कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो वही लोग साबित करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएं आप किसकी तरफ, आर्टिकल 128 की तरफ। अब देखें किस तरीके से हम को रिलेट कर रहे हैं आर्टिकल्स को, कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल्स को हम किस तरीके से को रिलेट कर रहे हैं। केस हमारे पास एक ही है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास एक ही है। अगर आप इंटरव्यू पे बैठते हैं और इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है सिनेरियो बेस्ड, तो आप उसको को रिलेट किस तरीके से करेंगे, डिफरेंट जो है आर्टिकल्स के साथ, डिफरेंट सेक्शंस के साथ, डिफरेंट लॉज के साथ। आर्टिकल 128 क्या बात करता है, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। इसकी वर्डिंग पे ज़रा गौर फिक्र करें कि द फैक्ट दैट एनी पर्सन हु वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज 6 months एंड मेन अर्लियर expiration of 6 lunar months from the date of marriage and with 2 years after its dissolution the mother remaining unmarried shall be conclusive proof of a legitimate child of the man unless, फिर आगे बताता हूँ कि एक बच्चा जो कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद और 2 साल के अंदर अंदर पैदा हो जाता है। शादी हुई, शादी होने के बाद 6 महीने बाद एक बच्चा पैदा हो गया। अब जब 6 महीने की बात की जा रही है, देखिए 5 महीने तक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक चाइल्ड का, वो वर्क नहीं करता। 5 महीने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता है। डेट मीन्स एक प्री मेच्योर चाइल्ड भी पैदा हो सकता है, और जब वो पैदा होगा तो कंसिडर ये किया जाएगा कि वो बच्चा लेजिटिमेट है अगर उस बच्चे की फिजिकल हेल्थ 6 months की हो। 2 साल की क्या बात की गई यहाँ पर, 2 years की बात ये की गई यहाँ पर कि बिलफर्स शादी डिसॉल्व हो गई। एक औरत जो है इद्दत पीरियड में बैठी है, इद्दत पीरियड परफॉर्म कर रही है और वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसको नॉलेज भी नहीं है इस बात की, और 2 साल के अंदर अंदर वो उसको किसी ने टच भी नहीं किया, वो किसी की शादी में भी नहीं है, और वो जो है एकदम से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो 2 years के टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर वो औरत दोबारा से एक बच्चे को जने तो वो बच्चा भी लेजिटिमेट होगा। उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि कभी कभी मदर्स वॉर्म के अंदर जो हमारे पास अज़ा हैं किसके, एक चाइल्ड को बर्थ देने के, वो वर्किंग में नहीं है, और वो एक्सेप्ट जाके करते हैं 12 months 10 months के बाद। उसके बाद जाके 15 months के बाद उस बच्चे की रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, बोन्स वगैरह, लिम्स, ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, तो भी वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। ये वर्ड्स ली गई थी कुरान पाक से, कि कुरान पाक के अंदर भी ये वर्ड्स मौजूद है कि 2 years के अंदर अंदर भी एक बच्चा पैदा हो सकता है। द हस्बैंड हैज़ रिफ्यूज्ड और रिफ्यूजेस टू ओन द चाइल्ड। अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन ए के अंदर क्या बताया कि रिफ्यूज़ कौन करेगा, बाप करेगा। मैरिज डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व होने के बाद उसको रिफ्यूज़ कौन करेगा, उसका बाप करेगा। यहाँ पर तो बाप ने रिफ्यूज़ किया ही नहीं है, उसको एडॉप्ट किया, उसको ओन किया है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा चाइल्ड है। The child was born after the expiration of 6 lunar months from the date of which the woman had accepted the period of iddat had become an end। यानी कि एक बच्चा 6 महीने बाद वजूद में आया तो वो भी एक लेजिटिमेट चाइल्ड है। नथिंग कंटेन क्लास 1 शल अप्लाई टू अ नॉन मुस्लिम, ये इससे को रिलेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 128 को हमने पढ़ा। आर्टिकल 46 रिकॉर्ड की बात कर रहा है कि स्टेटमेंट बाय पर्सन, किस चीज़ की स्टेटमेंट की बात कर रहा है, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड। और ये स्टेटमेंट्स मौजूद है हमारे पास सर्टिफिकेट की सूरत में या फिर जो है CNIC की सूरत में। ठीक है, उसके बाद हाउ टू रीड सच प्रोविजंस इन प्रैक्टिकल वे। देखें, ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको स्टेट्यूट नहीं पढ़ा रहा, बैरक वर्डिंग नहीं पढ़ा रहा। बैरक वो होता है कि हम क्या करते हैं, हम बैरक को वर्ड बाय वर्ड स्टेट्यूट की तरह एक जो है आर्टिकल्स को पढ़ते चलते जा रहे हैं, पढ़ते चलते जा रहे हैं, उसके बिहाइंड कोई विजडम, उसके बिहाइंड हमें ये नहीं पता हम पढ़ क्यों रहे हैं। लेकिन जब आप इसको एज अ स्टोरी पढ़ेंगे, जब आप इसको किसी केस स्टडी के साथ पढ़ेंगे, तो वो चीज़ आपको हमेशा हमेशा याद रहेगी। उसके बाद एक और हमारे पास सिचुएशन आ जाती है इसी को कोरिलेट करते हुए, जो कि सेक्शन 12(2)
CPCA जो कि है बार टू फर्दर सूट। एप्लीकेशंस की बात करता है ये कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन देंगे। कब कब देंगे? जब वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन हो, फ्रॉड हो, ठीक है, जब वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन हो, फ्रॉड हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, फ्रॉड हो जाए, मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाए तो आप 12(2) की एप्लीकेशन दे देते हैं। अब 12(2) की एप्लीकेशन दे तो रहे हैं आप, लेकिन 12(2) कहता क्या है? बार टू फर्दर सूट वेयर द पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। जब कोई शख्स चैलेंज करे किसको? जजमेंट को, डिक्री को, ऑर्डर को, ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ही शैल सीक द रेमेडी by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order not by the separate suit. अब देखें 1908 से पहले ये प्रोविज़न मौजूद नहीं था। 1980 में, 1980 से पहले ये प्रोविज़न मौजूद नहीं था। तो हमारे पास लिटिगेंट्स क्या करते थे? इसके लिए सेपरेट सूट फाइल करते थे। जब सेपरेट सूट फाइल करते थे तो लिटिगेशन बढ़ जाती थी। तो इसीलिए इसी सेक्शन को अमेंड करके 12 के बाद 12(2) प्रोविज़न एड ऑन कर दिया गया। अब 12(2) एड ऑन तो किया गया, अब इसके सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है? सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, ही शैल सीक एन एप्लीकेशन नॉट सेपरेट सूट। अब इसी को आप रिलेट करें, इसी प्रोविज़न को आर्टिकल 58 कानून शहादत ऑर्डर। आर्टिकल 58 कानून शहादत ऑर्डर क्या बात करता है? आर्टिकल 58 कानून शहादत ऑर्डर जब हम ओपन करते हैं तो कहता है फ्रॉड बाय कोलिजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट, फ्रॉड बाय ऑब्टेनिंग जजमेंट इन competency of court may be proved. Any party to the suit or any other proceedings may show that any judgment, order or decree which is relevant under Article 55, 56 and which has been proved by the adverse party, कि adverse party ने प्रूव किया ये फ्रॉड के जरिए से डिक्री होल्ड की गई है, was delivered by the court not competent to deliver it. वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात कर रही है, ठीक है। was obtained by fraud और collusion, कि फ्रॉड की भी बात आ गई कि या तो वो फ्रॉड के ज़रिए से ली गई है या फिर वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से ली गई। अब क्या हमारे पास जो QSO है वो तो मौजूद है 1872 का, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट को हूबहू QSO के अंदर कन्वर्ट किया गया है। तो क्या ये जो आर्टिकल सेक्शन 12(2) है ये क्या हूबहू यहीं से अडॉप्ट किया गया है? इसी तरीके से सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट में जब हम आर्टिकल 58 को पढ़ते हैं कि सेट असाइड बाय अपीलेट कोर्ट, इसको सेट असाइड किया जाए अपीलेट कोर्ट के थ्रू, वेदर ऑर्डर 12 सब क्लास 2 एन अपीलेट ऑर्डर, क्या जो हमारे पास 12(2) की एप्लीकेशन है वो अपीलेट ऑर्डर पास करती है? तो आंसर इज़ नो, अपीलेट ऑर्डर नहीं है ये, क्योंकि ये सेम कोर्ट ही पास करेगी। कौन सी सेम कोर्ट? जिसने जजमेंट डिक्री ऑर्डर पास की। देखिए हम रिलेट कर रहे हैं किसको? CPC को रिलेट कर रहे हैं QSO से, QSO को रिलेट कर रहे हैं CPC से। जब इस एस्पेक्ट में आप गो थ्रू करेंगे किसी भी लॉ को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। खैर इसकी जो लिमिटेशन बताई गई, तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर हमारे पास इसका प्रोविज़न क्या मौजूद था? इसका प्रोविज़न था हमारे पास आर्टिकल 95 कानून, आर्टिकल 95 लिमिटेशन एक्ट, जिसने बताया कि जैसे ही व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी, ये 1908 की ही बात किया था, ठीक है। हाँ, व्हेन इट्स कम्स इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी, तो वहाँ से टाइम बिगन टू रन होगा और 3 ईयर्स इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद वेदर इट इज़ एन सूट और एप्लीकेशन। अब सवाल ये हुआ कि क्या इस एप्लीकेशन को डील किया जाएगा एज अ सूट या फिर एज एन एप्लीकेशन? इसको एज अ डील किया जा रहा है, एज अ सूट और एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन से ही डील किया जा रहा है, जिस तरीके से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब रेमेडी क्या है? 12(2) की एप्लीकेशन या तो हो गई आपकी डिसमिस या आपकी हो गई अलो।
जो एग्रीव्ड पार्टी है वो एग्रीव पार्टी क्या अपील में जाएगी? इस एस्पेक्ट में ज़रा पढ़ें, इस एस्पेक्ट में गो थ्रू करें तो आपको इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखें, इंटरव्यू में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आर्टिकल 95 क्या कहता है, ये नहीं पूछेंगे आपसे कि रेस जुडिकाटा क्या कहता है, रेस सब जुडिस क्या कहता है, या आपसे कभी ये भी नहीं पूछेंगे कि आर्टिकल आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या है। वो आपसे ये पूछेंगे आइडेंटिफिकेशन पीरियड की डमी कौन सेट करता है, वेदर आइडेंटिफिकेशन पीरियड पुलिस की प्रेजेंस में हो सकती है, नहीं हो सकती, वो तो चलो आपको पता है कि नहीं हो सकती। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मजिस्ट्रेट डमी सेट करवाता किससे है कोर्ट के अंदर, ये एक प्रैक्टिकल सवाल है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसका जवाब मिल ही नहीं सकता। तो मजिस्ट्रेट की पावर से मजिस्ट्रेट पुलिस वालों को ये डायरेक्शन दे सकता है कि जाते हुए डमीज़ भी सेट करते हुए जाएं, या फिर अपने कोर्ट स्टाफ से भी डमीज़ को सेट करवा सकता है। और ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि आप ये बताएं कि डमीज़ कितनी होती हैं, एक ओरिजिनल बाकी 8, तो टोटल 9 डमीज़ होती हैं। लेकिन अगर सिर्फ डमी की बात की जाए तो 8 होती हैं, टोटल कितने 9, तो इसका 9 आंसर है। खैर, मैं यहाँ पर था कि अगर आपकी 12(2) की एप्लीकेशन अलो हुई या डिसमिस हुई, या तो अलो हो गई या तो डिसमिस हो गई, फिर आप इसकी रेमेडी किस तरीके से अवेल करेंगे? आप इसकी रेमेडी अवेल करेंगे रिवीजन 115 CPC। आप रिवीजन में जाएंगे 115 CPC के थ्रू, बिकॉज डिक्री इज स्टिल इंटैक्ट, डिक्री अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। 96 सेक्शन क्या कहता है? अपील अगेंस्ट डिक्री, अपील अगेंस्ट डिक्री। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अलो होती है तब क्या होगा, डिसमिस होती है तब क्या होगा, अगर अलो हो जाती है तो फिर क्या होगा? फिर रिवीजन में जाएंगे? नहीं, जब डिसमिस हो गए फिर आप रिवीजन में जाएंगे। अगर अलो हो गई फिर आप जो है क्या करेंगे, फिर डिक्री इंटैक्ट नहीं रहेगी, फिर डिक्री इंटैक्ट नहीं रहेगी। वही कोर्ट क्या कर रही है, वही कोर्ट आपकी 12(2) की एप्लीकेशन को अलो कर रही है। तो एग्रीव पार्टी क्या करेगी? एग्रीव पार्टी अपील में जा सकती है। उसके बाद एंड इफ़ देयर इज़ एन मिस्टेक यू कैन नॉट आर्ग्यू। अच्छा देखें, अगर रिसर्च की जाए तो दोनों के खिलाफ रिवीजन होगी, लेकिन आप जब लॉ को डीपली पढ़ते हैं तो आपको मिस्टेक्स मिलते हैं। जब आप लॉ को बिल्कुल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आपको बहुत सारे मिस्टेक्स मिलते हैं। जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठते हैं आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते कि कानून के अंदर ये बात लिखी है लेकिन असल में ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप अपने पर्सनल एस्पेक्ट बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा। आपने क्या कहना है कि आपने एडॉप्ट करना है कि हाँ भाई लॉ में ये बात लिखी है और हरगिज़ बिल्कुल दुरुस्त है वो बात। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपली ये है कि लेजिस्लेचर नेवर वेस्ट इट्स वर्ड्स, लेजिस्लेचर नोज ऑल द लॉज। तो आपने उस चीज़ को एडॉप्ट करना है। आपने ये नहीं कहना कि नहीं ऐसा नहीं है, काउंटर नहीं करना, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सिनेरियो बेस्ड अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे भी सवाल कर लेते हैं कि हमारे पास लास्ट टाइम एक स्टूडेंट था तो उससे पूछा गया कि आप ये बताएं कि कन्फेशन, काइंड्स ऑफ कन्फेशन भी आपको पता होंगे। कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है आर्टिकल 164 के तहत, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, ठीक है। अब बिल फ़र्ज़ के मैं चीफ और ये जस्टिस बैठे हुए हैं, हम आपके स्टूडेंट हैं। अब आप हमें एक लेक्चर डिलीवर करें विद इन 5 मिनट्स अबाउट कन्फेशन, तो आप किस तरीके से डिलीवर करेंगे? अब आपका माइंड सेट ये था कि आपने उनको 1 लाइनर क्वेश्चन को आंसर करना है, 2 लाइनर क्वेश्चन को आंसर करना है, ज़्यादा जो है डीपली नहीं जाना, लेकिन वो आपसे इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू में, आपसे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि ये किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से होगा। बिल फ़र्ज़ जैसे मैंने आपसे एक आइडेंटिफिकेशन पीरियड की एग्जांपल दी। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब कभी भी आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कन्फेशन बताएं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन, वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ कन्फेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन का प्रोसीजर क्या है? तो कन्फेशन का प्रोसीजर आपको एक केस लॉ मिलता है, उस केस लॉ की हेल्प से आप ये पढ़ते हैं
कि जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा तो सबसे पहले हैंडकफ्स रिमूव किए जाएंगे एक अक्यूज्ड के, उसको फ्री माहौल दिया जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स किया जाएगा, पुलिस को रिमूव कर दिया जाएगा, इररिलेवेंट पर्सन्स को रिमूव कर दिया जाएगा वहाँ से, और उसके बाद फिर उसको कहा जाएगा कि आप ये कन्फेशन वॉलंटरली दे रहे हैं, नहीं दे रहे, आप ये कन्फेशन अपने होशो हवास में दे रहे हैं, आप ये कन्फेशन किसी के प्रेशर में तो नहीं दे रहे। फिर भी वो एक्सेप्ट करता है तो फिर उससे पूछा जाएगा, हाँ भाई अब बताएं, सारा कुछ डिटेल्ड जज जब टाइप करेगा तो उसको बताया, उससे पूछता जाएगा और लिखवाता जाएगा स्टेनो से। अच्छा भाई लिखवा दिया, सब कुछ A to Z हो गया, फिर उससे फिर साइन लिए जाएंगे, थंब लिया जाएगा और उससे दोबारा पूछा जाएगा ये आपने जो जो बातें की हैं आपने होशो हवास में की हैं और सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। अब उसने कन्फेशन कर दिया, फिर आपसे पूछा जाता है कि आगे चल के क्या वो रिट्रैक्ट कर सकता है? हाँ भाई बिल्कुल कर सकता है, कन्फेशन कैन बी रिट्रैक्टेड। तो देखें, कभी भी इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे। ट्विस्टेड किस तरीके से होंगे कि वो आपको इस तरीके से चीफ साहब जो है ट्विस्ट करके देंगे कि आप कहेंगे कि हमने इस एस्पेक्ट में तो कभी पढ़ा ही नहीं लॉ को, हमने तो लॉ को जस्ट बैरक से पढ़ा। तो लॉ को आपने डीपली भी स्टडी करना है। जब आप जो है जुडिशियल एस्पिरेंट हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉ को बैरक से ना पढ़ें। बैरक तो चलो ठीक है, आप लॉ गेट में पढ़ के आ गए, आप LLB में पढ़ के आ गए, आपको A to Z आपने बैरक को गो थ्रू कर लिया। जब आपने सारे के सारे बैरक को एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया, अब आप उसकी इंटरप्रिटेशन पे आए, अब आप उसके केस लॉज पढ़ें, अब आप कमेंट्री वाली बुक्स पढ़ें। जब आप कमेंट्री वाली बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज वास्ट होगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिग्री होल्डर एंड डिग्री क्रेडिटर। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो कि बिगिनर्स हों वो ये कहें कि डिग्री क्रेडिटर क्या होता है। डिग्री होल्डर तो आपने सुना है, डिग्री होल्डर क्या होता है, डिग्री क्रेडिटर क्या होता है। देखें, जब एक डिग्री होल्डर, जब एक शख्स के हक में डिग्री पास हो जाए, अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज़ बीन पास इज़ नोन एज अ डिग्री होल्डर, ये आपने जर्नल इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी है। लेकिन सेम डेफिनेशन ये मैं कहूँ कि अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज़ बीन पास इज़ नोन एज डिग्री क्रेडिटर until and unless he has filed its execution he would not be known as degree holder। जब तक वो शख्स एग्जीक्यूशन फाइल नहीं करता वो डिग्री क्रेडिटर ही जाना जाएगा। वो क्या जाना जाएगा? डिग्री क्रेडिटर ही जाना जाएगा। जब वो एग्जीक्यूशन फाइल कर लेगा तो फिर उसका हम नाम दे देंगे डिग्री होल्डर। बहुत सिंपल आंसर है। इसी तरीके से एक स्टूडेंट ने सवाल किया था सर इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस के बारे में। अब हमारे पास जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस हैं ये कौन सी होती हैं, इसका ऑर्डर का क्या नाम दिया जाएगा? देखें, आप बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, सिविल लिटिगेशन के अंदर बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आप क्या करते हैं? आप कोई भी एक मिसलिनियस एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, तो ऑर्डर 3912 की एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, ऑर्डर 18 रूल 18 की एप्लीकेशन को फाइल कर देते हैं। ये सारी की सारी क्या है? इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस। तो इस पर जो ऑर्डर पास होगा ये भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर ही जाना जाएगा। इसको हम क्या नाम देंगे? इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। फिर एक और सवाल कि अनकॉन्टेस्टेड जजमेंट क्या होती है? अनकॉन्टेस्टेड जजमेंट, व्हाट इज अनकॉन्टेस्टेड जजमेंट? अनकॉन्टेस्टेड जजमेंट की डेफिनेशन क्या है? एन अनकॉन्टेस्टेड जजमेंट समटाइम referred to as a default judgment occurs when one party in a legal case does not dispute the claim made by the other party। जिसके अंदर डिस्प्यूट ही ना हो, ऐसी कोई जजमेंट जिसके अंदर डिस्प्यूट ही नहीं है। डिस्प्यूट किस तरीके से नहीं है? बिलफर्ज आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपके पास उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो प्रॉपर्टी कोई पाकिस्तान आज़ाद होने के टाइम पे आप आए थे, आपके बड़े आए थे, यहाँ पर बैठ गए थे और इसको किसी ने क्लेम ही नहीं किया। अब आपने ये प्रॉपर्टी जो है क्या करनी है? सेल आउट कर दी है और आप जाते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन की तरफ। तो आप किसको पार्टी बनाएंगे? आप बनाएंगे पब्लिक एट लार्ज को पार्टी। उसकी पब्लिकेशन करवाएंगे कि अगर किसी को डिस्प्यूट है, किसी को कोई मसला एतराज़ है तो वो डिफेंडेंट खुद ही बन जाए। आ रही बात समझ में?
तो इस तरीके से ऐसे भी बहुत सारे केसेस आएंगे आपके पास जब आप लिटिगेशन के अंदर आएंगे। तो प्रैक्टिस लाजमी करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का पता ही नहीं चलेगा, सेक्शंस का, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को आप कभी भी आंसर नहीं कर पाएंगे वाइल इंटरव्यू। ठीक है, ऐसा केस जिसके अंदर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, द डिफेंडेंट डज नॉट चैलेंज और रिस्पॉन्ड टू द क्लेम्स फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, यानी ऐसे क्लेम्स जिसमें डिफेंडेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, जिसमें डिफेंडेंट जो है क्या नहीं कर रहा, उस क्लेम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, चैलेंज भी नहीं कर रहा। उसको मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। ठीक है, इसके अलावा जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हम कभी भी जब भी प्रीवियस क्लॉज के अंदर आर्टिकल 59 को पढ़ा तो जस्ट आर्टिकल 59 के बैरक वर्डिंग पढ़ी, उसको समझा, बस ठीक है समझ लिया। लेकिन जब आप एज अ स्टोरी समझते हैं, जब आप इसको को रिलेट करेंगे अदर प्रोविजंस के साथ, तो ये आपको हमेशा के लिए ये प्रोविजंस याद रहेंगे, हमेशा के लिए प्रोविजंस याद रहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक स्टूडेंट थे, तो उसने इस तरीके से लॉ को गो थ्रू किया, बैरक्स को गो थ्रू किया कि बिल्कुल उसको बैरक्स याद हो गए, बैरक्स भी याद हो गए, साथ ही साथ जो है थ्योरी उसकी बिल्कुल परफेक्ट हो गई, थ्योरी उसकी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। जब उसकी थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट हो गई, उसने सारे के सारे लॉज भी याद कर लिए और जीके भी माशाल्लाह से उसकी अच्छी थी। और मुझे 100 आउट ऑफ 99.99% श्योरिटी थी 2022 के पेपर के अंदर कि वो स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीनिंग, रिटन और इंटरव्यू में भी क्रैक कर जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट, हैरानी की बात है कि वो स्क्रीनिंग में रह गया, सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स, 49 मार्क्स आए उसके। इसी तरीके से एक दो और भी स्टूडेंट्स थे। हमारे पास एक सीनियर थे, नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने अपनी एक सिस्टर को वो लेके आया, उन्होंने कहा कि सर ये मेरी सिस्टर है, काइंडली आप मेरी सिस्टर को लॉ पढ़ाएं, और इतना डीपली पढ़ाएं कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ लॉ की इसकी जो नॉलेज है वो बहुत ही वास्ट हो जाए। तो मैंने उसकी सिस्टर को टाइम दिया, मैंने कहा ठीक है। जब मैंने उसकी सिस्टर को टाइम दिया 8 मंथ्स के बाद वो दोबारा आए, उन्होंने कहा कि आपने मेरी सिस्टर को तो आधे से ज़्यादा पागल कर दिया है। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा इससे मैं जब भी बात करूं तो ये ला पर ही बात करती है, जब भी बात की जाए ला पर ही बात करती है, फैमिली से भी इवन ला पर ही बात करती है। वो कहती है कि ला में मैंने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, मतलब इतनी डीपली वो चली गई। मैंने कहा ये मेरी कामयाबी नहीं है। देखें, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि लॉ को डीपली स्टडी करते हुए आप अपनी सोशल लाइफ को छोड़ दें, आप अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दें, ऐसा हरगिज़ ना करें। जब आप लॉ को पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप लॉ को पढ़ें, किसी एक फ्रेंड के साथ डिस्कशन ज़रूर करें, मेरे साथ डिस्कशन ज़रूर करें कि आज हमने ये पढ़ा, इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो हमने ये पढ़ा, ठीक है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर दें। पर्सनल जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी आपकी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये चीज़, इन चीज़ों से आप काइंडली अवॉइड करें, क्योंकि लॉ इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन। अगर मैंने अपनी लीगल फर्टिनिटी की अगर बात की जाए, तो मैंने जितना भी कुछ सीखा है वो सब कुछ मैंने अपने पार्टनर्स से सीखा होगा, तो वो भी डिस्कशन से सीखा होगा। अगर मैंने टीचिंग से अगर आज तक 3 इयर्स में कुछ भी सीखा है लॉ में, तो वो सारा कुछ मैंने पढ़ा कर ही सीखा है, डिस्कशन के ड्यूरिंग भी सीखा है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जितने भी हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप डीपली गो थ्रू करें। डीपली गो थ्रू किस तरीके से करेंगे कि जब आप जो है उनके सिनेरियो एस्पेक्ट में जाएंगे, जब आप उसकी पर्टिकुलर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट नेसेसरी फॉर इंटरव्यू, सिविल जज के इंटरव्यूज़ के लिए। सेकेंडली ये कि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, एट द एंड थ्योरी ही आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, प्रैक्टिस आपकी हरगिज़ स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। अगर आपको जज बना भी दिया जाए तो आप सीनियर से पूछते रहेंगे, सर आप क्या करना है, इंटरिम चालान आ गया, इंटरिम चालान पर ऑर्डर किस तरीके से पास करें, चालान सबमिट हो गया, अब क्या करें, ऑर्डर किस तरीके से पास करना है, रिमांड किस तरीके से, एंड नॉन बेलेबल वारंट किस तरीके से इशू करना है, आपको ये भी नहीं पता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से गुजर कर आए हैं, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं है उन चीज़ों पर।
ठीक है। तो खैर हमारा जो है आज का लेक्चर था, ये हमने एक केस सिनेरियो में हमने कानून शहादत ऑर्डर को सीपीसी को कोरिलेट किया। सीपीसी के साथ कोरिलेट करने का रीज़न क्या था, ये बताना आपको कि सीपीसी पर भी आपका कानून शहादत ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है, एज़ पर एज सीआरपीसी पर भी इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी आपका सवाल है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।